Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, रायपुर। स्टूडेंट्स, अपने पिछले दो अध्यायों में दो वीडियोस से हम एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ अमिस विथ अस। उसी का लास्ट पार्ट आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को पढ़ने से पहले, इस पार्ट को पढ़ने से पहले हम थोड़ा पूर्व परिचय एक बार फिर से देख लें। जैसा कि आपको पता है, ये पाठ हमें एक बहुत अच्छी शिक्षा देता है। हमें ये बताता है कि हम में क्या कमियां हैं जिस कारण से भारत आज भी जो है विकसित देश की श्रेणी में नहीं आया है, बल्कि एक विकासशील देश के रूप में ही जाना जा रहा है। चैप्टर की शुरुआत में लेखक ने बताया था कि किस तरह से वाइड लेवल पे स्टडी हुई और स्टडी में ये प्रूव हो गया कि भारत के जो लोग हैं वो बुद्धि संपन्न हैं। सबसे ज़्यादा माइंड यदि किन्हीं लोगों में है तो भारत के लोगों में है, और भारत का ब्रेन ही जो है वो विभिन्न देशों में जाकर वहाँ उन देशों की विकास में सहयोग करता है, विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर लेखक चर्चा करता है कि जब हमारे लोगों में इतनी बुद्धि है, बुद्धि संपन्न देश है, तो ऐसा क्या कारण है कि आज भी जो है भारत विकासशील है, विकसित नहीं है। तो लेखक पूरे पार्ट में छोटी छोटी बातों की ओर जो है अपना ध्यान आकर्षित करता है, जैसे कि ट्रैफिक सेंस के बारे में, या फिर जो है एनक्रोचमेंट के बारे में, या फिर जो है नॉइस पोल्यूशन है इसके बारे में। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें जो हमारी नज़र में बहुत छोटी होती है, लेकिन इनकी भूमिका, इनका महत्व जो है किसी भी देश के विकास में सहायक सिद्ध हो सकता है। तो लेखक उन कमियों को गिनाते हुए हमसे ये उम्मीद करता है कि हम जो है उन कमियों से दूर रहें और हम प्रयास करें कि उन कमियों को अपने से हटाएं। अब उसी क्रम में जो है लेखक अब और दो बिंदुओं पर चर्चा करेगा। वो दो बिंदु ऐसे जो कि दिखने में छोटे हैं, बिना महत्व के नज़र आते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं और कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो कि देखने में छोटे प्रतीत होते हैं, देखने में बिना महत्व के प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक ने एनक्रोचमेंट की बात की। अब लेखक आगे बढ़ के जो है क्लीनलीनेस की बात कर रहा है। क्लीनलीनेस, स्वच्छता, ये शब्द विद्यार्थियों आपसे अपरिचित नहीं हैं। पिछले काफ़ी समय से श्रीमान नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से स्वच्छ भारत अभियान जो है चल रहा है, और उन्होंने इस छोटी सी बात, जैसे मैंने कहा था, लेखक ने कहा था ये छोटी छोटी चीज़ें जो है देश के विकास में सहायक हो सकती है। तो उनको भी ऐसा लगा कि ये जो है देश के विकास में सहयोग कर सकती है या देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। तो उसने इसे एक अभियान का रूप दिया। अब लेखक इसके बारे में क्या अपना मैसेज दे रहा है, क्या विचार दे रहा है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। गॉडलीनेस का मतलब होता है भक्ति, भक्ति भाव, भगवान की भक्ति या भजन करना। तो लेखक यहां बता रहा है कि स्वच्छता जो है भक्ति से भी ऊपर है, यानी आप भगवान की भक्ति करते हैं उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्वच्छता। यदि आप अपना पर्यावरण, अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखेंगे तो निश्चित रूप से आप भक्ति से भी बढ़कर काम कर रहे हैं। दैट सीम्स टू रिमेन एन एब्सोल्यूट एडेज नाउ, यानी स्वच्छता भक्ति से भी ऊपर है। एब्सोल्यूट एडेज का मतलब होता है केवल कहावत, पूर्ण रूप से केवल। एडेज का मतलब क्या होता है? कहावत। तो ये जो लाइन है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ये वर्तमान में जो है ऐसा लगता है कि केवल कहावत बन के रह गई है, केवल बोलने और सुनने के लिए ही रह गई है। वी आर सो यूज टू अनक्लीनलीनेस। अब लेखक ऐसा क्यों कह रहा है कि ये केवल कहावत बन के रह गई है? वो कह रहा है वी आर सो यूज टू अनक्लीनलीनेस, हम इतने ज़्यादा अस्वच्छता के आदी हो गए हैं। यूज टू का मतलब होता है आदी होना, किसी चीज़ की आदत पड़ना। हम अस्वच्छता के इतने आदी हो गए हैं दैट इट डज नॉट सीम टू अफेक्ट आवर सेंस, लीव असाइड एनोइंग अस। ऐसा लगता है कि ये जो अस्वच्छ वातावरण है, अस्वच्छता है, इससे हमारे ज्ञानेंद्रियों पर, हमारे समझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है,
सेंसेस का मतलब होता है बुद्धि, समझ, भाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लीव असाइड एनोइंग अस, केवल क्या होता है कि हमें थोड़ी सी खीज होती है, इसके अलावा हमारे ज्ञानेंद्रियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? कि हम उसके क्या हो गए हैं, आदी हो गए हैं। विद्यार्थियों, आप ये जानते हैं कि यदि किसी अच्छी या बुरी बात को बार बार अभ्यास में लाया जाता है या उसको जीवन का एक हिस्सा बना दिया जाता है, तो फिर हमारे लिए हम उसके आदी हो जाते हैं, उसका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमें करना क्या चाहिए? स्वच्छता को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहिए, लेकिन हमने किसको बना दिया है? अस्वच्छता का। और अस्वच्छता हमारे जीवन में, बुद्धि में, समझ में इतनी घर कर गई है कि आसपास कूड़ा पड़ा है, कचरा पड़ा है, गंदगी पड़ी है, तो भी हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल थोड़ी बहुत खींच होती है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब लेखक बता रहा है कि किस तरह से हम लोग जो है अस्वच्छ वातावरण क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। वी थ्रो द रबिश एंड वेस्ट मटेरियल्स वेयर एवर यू लाइक। रबिश एंड वेस्ट, रबिश यानी कचरा और वेस्ट यानी बेकार की चीज़ें जो है, पदार्थ, मटेरियल्स यानी पदार्थ। कूड़ा कचरा और बेकार के जो पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं? वी थ्रो, हम फेंक देते हैं। वेयर एवर वी लाइक, जहाँ कहीं भी हमारी इच्छा होती है। हम सड़क पर चल रहे हैं, हमने कोई वेफर्स लिए, वेफर्स खा लिए और वेफर्स का जो पैकेट है वो हम सड़क पर ही डाल देते हैं। जहाँ खड़े हैं वहीं डाल देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इस वेफर्स के पैकेट को हम एक तरफ जो सड़क के किनारे जो डस्टबिन पड़े हुए हैं उन पर ले जाकर जो है उनमें डालें। ऐसा हम कभी भी नहीं सोचते। मे बी रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स। अब यहाँ वो उदाहरण बता रहे हैं कि ऐसा कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। हम कहीं मान लो सड़क पर खड़े हैं, या मान लो बस में यात्रा कर रहे हैं, या मान लो हम शिक्षा का कोई स्थान है, संस्थान है, जैसे विद्यालय है, कॉलेज है वो, या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मतलब ऐतिहासिक स्मारक। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, सार्वजनिक भवन है, सरकारी भवन है। एंड डू नॉट स्पेयर इवन हॉली प्लेसेस ऑफ वर्शिप। यहाँ तक कि हम जो है पूजा के जो पवित्र स्थान होते हैं उनको भी नहीं बख्शते। वी डू नॉट स्पेयर का मतलब उन पर परवाह नहीं करना, उनका ध्यान नहीं देना या उनको इग्नोर करना। यानी हमारी मर्जी हुई जहाँ पर भी हम कूड़ा कचरा डाल देंगे, भले ही वो मंदिर का आंगन हो, चाहे किसी विद्यालय में खड़े हो, चाहे किसी कॉलेज में खड़े हो, चाहे बस में हैं, चाहे सड़क पर चल रहे हैं, या मान लो किसी ऐतिहासिक स्मारक को देखने गए हो, हमने कोई भी चीज़ें खाई, उनके जो ऊपर के वेफर्स होते हैं, पैकेट होते हैं, जो भी उनसे संबंधित कूड़ा कचरा होता है वो यहाँ तहाँ फेंक देते हैं। In our fond hope of keeping our home clean, we do not hesitate in making our neighbor's home unclean. अब देखो, हम सब में एक बहुत बुरी आदत है। In our fond hope of keeping our home clean, हम सब चाहते हैं कि हमारा घर साफ सुथरा रहे, बिल्कुल की गंदगी वहाँ पर नहीं रहे। और हम क्या करते हैं? We do not hesitate, और इस काम को करने में हम बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। In making our neighbor's home unclean, हमारे पड़ोसी के मकान को अस्वच्छ बनाने में। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों की आदत होती है कि अपने घर का जो कूड़ा कचरा होता है, जो गंदगी होती है, वो खुद के घर के सामने नहीं डालेंगे या खुद के घर की चबूतरे आदि के पास नहीं डालेंगे, बल्कि सामने वाले घर के पास ले जाकर डालेंगे। उनकी क्या सोच रहती है? हमारा घर स्वच्छ रहना चाहिए, भले ही पड़ोसी का घर बेकार रहे तो रहे। द रबिश मे बी डर्ट ऑफ द हाउस, और ये जो कचरा होता है ये हो सकती है घर की कोई धूल हो। शिट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चे की जो है पोटी होती है वो हो सकता है। स्किन ऑफ द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो फल होते हैं या सब्जियां होती है उनके जो छिलके होते हैं वो भी हो सकता है वो कचरा। और एनी अदर वेस्ट स्टफ, या दूसरा कोई भी जो है बेकार के पदार्थ। इनमें से चाहे कुछ भी हो, हम क्या करते हैं? अपने घर को स्वच्छ रखने के कारण चक्कर में दूसरों के घरों के आसपास कचरा डालते हैं। और ये आदत उस समय ज़्यादा भयावह नज़र आती है जब हमारे सामने वाला घर जो है बंद होता है, उसमें कोई रहता नहीं है, तो हम जानबूझकर सारा के सारा कचरा उस घर के पास डालते हैं। ये हमारी एक बहुत बुरी आदत है। द स्किन ऑफ द बनाना इज सीन लिटर्ड ऑन पब्लिक रोड्स। अब देखो, सीन लिटर्ड यानी भरे पड़े देखे जा सकते हैं। आपने देखा होगा सड़कों पर कई बार जो है केले के छिलके पड़े हुए होते हैं। सार्वजनिक सड़कों पर केले के छिलके पड़े हुए नजर आते हैं, विच लीड्स टू मेकिंग मैनी नॉर्मल बींग्स फिजिकली हैंडीकैप्ड, जिसके कारण से कई सामान्य मनुष्य भी जो है अपाहिज हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं। क्यों? उनका केले के छिलके पर पैर पड़ता है और वे फिसल जाते हैं और फिसल कर नीचे गिर जाते हैं
और जिससे उनके शरीर पर कहीं न कहीं हड्डियों में चोट लग जाती है और विकलांग बन जाते हैं। तो ये बुरी आदतें जो हम में हैं उनके बारे में लेखक ने चर्चा की है। और यहाँ चर्चा करने का अभिप्राय यह है कि लेखक हमसे ये कह रहा है कि आप में जो ये आदतें हैं उनमें सुधार करो। आप जो है गंदगी मत फैलाओ, आप अपने पड़ोसियों के घर को गंदा मत करो। आप यदि कोई कूड़ा कचरा होता है जो आपके खाने के बाद शेष बचता है तो उसको आप क्या करो, कचरा पात्र में डालो, जो आसपास का कचरा पात्र मिले वहाँ डालो, या आपके घर का जो कचरा होता है वो डस्टबिन में डालो। डस्टबिन में डालने के बाद फिर जब भी ऐसी सफाई का कोई भी साधन आता है वहाँ पर उसको डालो। जैसे आजकल आप देखते हैं ना, टेम्पो वगैरह कुछ चलते हैं, या ट्रैक्टर टेम्पो, जिसमें सारा कचरा इकट्ठा करके ले जाया जाता है और बाहर कहीं डाला जाता है। तो आप भी ऐसा ही कीजिए कि अपने घर में जो कचरा होता है उसको डस्टबिन में डालिए और टेम्पो वगैरह कुछ भी आता है तो उसमें डाल दीजिए। तो ये आदतें जो है लेखक चर्चा कर रहे हैं। एडेड टू दिस मेलेडी, मेलेडी का मतलब होता है दुख या पीड़ा, परेशानी। ये जो परेशानी होती है इसमें और क्या चीज़ जुड़ जाती है, इज़ द फ्री मोमेंट ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, आवारा पशुओं का बिल्कुल मुक्त विचरण जो होता है। मूवमेंट का मतलब होता है इधर उधर गति करना, और फ्री का मतलब होता है मुक्त, यानी किसी प्रकार की रोक टोक उन पर नहीं होती। हु स्पॉइल द रोड्स, जो सड़कें खराब करते हैं, हाउसेस, मकानों को गंदा करते हैं, पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थानों को गंदा करते हैं, एंड हैम्पर ट्रैफिक, और साथ ही साथ जो ट्रैफिक होता है, जो यातायात आवागमन के साधन होते हैं उनमें भी वो बाधा पहुंचाते हैं, परेशानी उत्पन्न करते हैं। कौन? आवारा पशु जो इधर उधर घूमते फिरते हैं। दे ऑल्सो कॉज सीरियस एक्सीडेंट, और कई बार ऐसा होता है कि उन आवारा पशुओं के कारण आप देखते होंगे कि रोड पर कई बार जो है किसी कुत्ते या किसी गाय आदि को बचाने के लिए जो है ट्रक पलट जाते हैं, गाड़ियाँ पलट जाती है, आपस में एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये भी जो है हमारी जो अस्वस्थता है उसमें एक और ज़्यादा पीड़ा का काम करता है। अब लेखक आगे क्या बता रहे हैं, वी हैव बिकम सो इम्यून अगेंस्ट दीज इल्स दैट नोबडी सीज टू टेक ए नोट ऑफ दीज। वी हैव बिकम सो इम्यून, इम्यून का मतलब होता है प्रतिरोधात्मक रवैया रखना, प्रतिरोधी होना, अगेंस्ट दीज इल्स, इन बुरी बातों के, दैट नोबडी सीज टू टेकन ए नोट ऑफ दीज, के कोई भी व्यक्ति इसकी ओर ध्यान नहीं देता। हमारा क्या होता है कि जब कोई बीमारी होती है उसमें हमने क्या विकसित हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो उस बीमारी का हमारे शरीर पर कोई भी असर नहीं पड़ता। यहाँ लेखक इसी बात को स्वच्छता और अस्वच्छता के बारे में बता रहे हैं कि अस्वच्छता नामक जो बीमारी है, अस्वच्छता नामक जो परेशानी है, उसके प्रति हमारा शरीर इतना ज़्यादा प्रतिरोधी हो चुका है कि अब अस्वस्थता चाहे आसपास कितने भी हो, हम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, बिल्कुल भी हमारी नज़र नहीं जाती। इवन सम अफ्रीकन कंट्रीज, नॉट टू टॉक ऑफ द एडवांस कंट्रीज। अब देखो यहाँ लेखक एक उदाहरण दे रहा है अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में। अफ्रीका के जो देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप है एक, आपको पता होगा, तो उसके जो देश हैं, अब यहाँ वो कह रहा है नॉट टू टॉक ऑफ द एडवांस्ड कंट्रीज़। वो अफ्रीका के उन देशों की बात नहीं कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा विकसित है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। वैन सोवन ऑन द टीवी, वो बात कर रहा है ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज़ की, अफ्रीका महाद्वीप के ऐसे देशों की बात कर रहा है जो कि विकसित नहीं बल्कि विकासशील की ही श्रेणी में आते हैं। वैन सोवन ऑन द टीवी, जब आप ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज़ को टीवी पर देखते हैं, टीवी पर देखने का मतलब होता है कि उन देशों से संबंधित दृश्य जो आप टीवी पर देखते हैं, सीम क्लीनर देन आवर्स, तो ऐसा लगता है कि वे देश जो हैं वो हमसे भी ज़्यादा साफ सुथरे हैं, हमसे भी ज़्यादा अच्छे हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट क्लीनलीनेस इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। पैरामाउंट का मतलब होता है शीर्ष स्तर की, सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्रमुख। हमें इस बात को निश्चित रूप से समझना होगा। मस्ट का प्रयोग यहाँ अनिवार्यता के लिए किया गया है कि ये हमारे लिए अब अनिवार्य हो चुका है कि हम स्वच्छता को जो है सबसे शिखर या सबसे प्रमुख जो है महत्व देवें। एंड द ऑफेंडर्स शुड बी डील्ड विथ स्ट्रिक्टली विथ प्यूनिटिव मैनर्स, प्यूनिटिव मेजर्स। प्यूनिटिव मेजर्स का मतलब होता है दंडात्मक तरीके, और ऑफेंडर्स का मतलब होता है उल्लंघन करने वाले, कि स्वच्छता के जो नियम है, स्वच्छता का जो ध्यान नहीं रखने वाले लोग हैं, अस्वच्छता फैलाने वाले लोग हैं, उनके साथ जो है कठोरता से, दंडात्मक तरीके से जो है व्यवहार करना चाहिए। तभी जो है वो लोग सुधरेंगे, यानी उनके ऊपर जुर्माना लगाना चाहिए। जब भी कूड़ा कचरा कोई भी इधर उधर फेंकता है सरकारी वाहनों में, सरकारी भवनों पर, तो निश्चित रूप से एक जुर्माना तय होना चाहिए, उनको दंड दिया जाना चाहिए, जिससे वो उनकी आदत धीरे धीरे सुधरेगी। अब
अस्वस्थता के बाद में लेखक जो अंतिम बिंदु की चर्चा कर रहा है वो अंतिम बिंदु है धरना, बंद और रेल रोको। अभी लेटेस्ट की ही बात करें, आप गुर्जर आंदोलन के बारे में सुन रहे हैं। गुर्जर आंदोलन पूर्व में भी हो चुका है एक दो बार, और वहाँ उन्होंने जिस आंदोलन के जिस तरीके का सहारा लिया वो क्या था, रेल रोको। अब ये जो आंदोलन होता है जिसमें बंद होता है या रेल रोको होता है या धरना प्रदर्शन होता है, इन आंदोलनों की किसी भी देश के विकासशील होने में और विकसित होने में क्या भूमिका रहती है या क्या ये प्रभावित करते हैं, उसके बारे में लेखक बता रहा है। ये हमारी कमी है, ये सारी की सारी बातें जो लेखक बता रहा है वो हमारी क्या है, कमियां हैं, और जिसमें लेखक क्या चाहता है कि हम सुधार करें। द ईजिएस्ट वे टू गिव वैन टू आवर प्रोटेस्ट इज टू स्टेज ए धरना और कॉल फॉर ए बंद और ए रेल रोको डेमोस्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रदर्शन। द ईजिएस्ट वे टू गिव वैन टू आवर प्रोटेस्ट, हमारा जो विरोध है उसको प्रकट करने का और गुस्से से प्रकट करने का जो सबसे सरलतम तरीका हमने अपनाया है वो क्या है, टू स्टेज ए धरना और कॉल फॉर ए बंद। या तो हम क्या करेंगे, धरना करेंगे, और या फिर क्या करेंगे, बंद का आह्वान करेंगे या रेल रोको प्रदर्शन करेंगे। द एजिटेटर्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच सोच। एजिटेटर्स का मतलब होता है असामाजिक तत्व। जो समाज को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच सोच। वो इस प्रकार के प्रदर्शन का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं, सबसे ज़्यादा उनको काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लोगों के भले से, लोगों के हित से कोई मतलब नहीं है, वो अपना स्वार्थ साध करना चाहते हैं, और इसके लिए भले दूसरों को नुकसान होता है तो वो उसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं करते। दीज डिवाइसेस बिसाइड कॉजिंग इनकन्वीनियंस, ये जो तरीके हैं, कौन से तरीके, धरना करना, बंद करना, रेल रोको प्रदर्शन करना, ये सारे के सारे जो है असुविधाएं, परेशानियां उत्पन्न कर रहे हैं। नए समटाइम्स इररिपेरेबल डैमेज टू इंडिविजुअल, और इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, कई बार जो है इररिपेरेबल डैमेज, जिसकी मरम्मत नहीं की जा सके, जिसका कोई समाधान नहीं हो सके, इस प्रकार का नुकसान जो है वो व्यक्ति को पहुंचाते हैं, व्यक्तियों को पहुंचाते हैं। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से। कॉज इमेंस लॉस ऑफ द नेशन, और साथ ही साथ जो है किसी राष्ट्र को भी जो है बहुत गहरी हानि पहुंचाते हैं, बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। इमेजिन समवन इज सीरियसली सिक, यानी यहाँ लेखक बता रहा है, मान लो कहीं धरना चल रहा है, कहीं बंद चल रहा है, कहीं रेल रोको प्रदर्शन चल रहा है, और उस स्थिति में कोई गंभीरता से बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा गंभीर बीमार हो गया है। अनदर हैज़ एन इनएस्केपेबल अपॉइंटमेंट। इनएस्केपेबल का मतलब है जिससे बचा नहीं जा सके, ऐसा अपॉइंटमेंट यानी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम। तो कोई बीमार भी हो सकता है, कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसके घर पर कोई ज़रूरी काम है, या जिसका कोई ऐसा अपॉइंटमेंट है जिससे वो अलग नहीं रह सकता, जिससे बच नहीं सकता। एंड स्टिल अनदर हैज़ नो प्रोविजंस एट होम, और ऐसी स्थिति भी आ सकती है, कोई एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसके घर पर खाने पीने का कोई राशन नहीं है। हु बॉदर्स फॉर अदर्स लेजिटिमेट नीड्स। लेजिटिमेट का मतलब जो वास्तविक वैधानिक आवश्यकताएं होती है उसकी परवाह कौन करता है, यानी जो धरना प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, रेल रोको आंदोलन करने वाले लोग हैं, या बंद करने वाले लोग हैं, इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बीमार है, या किसी के बहुत ज़्यादा अर्जेंट कोई मीटिंग है, या किसी घर पर राशन नहीं है, इसको वो कोई लेना देना नहीं है। वन रिमेन्स वंडर स्ट्रक टू सी दैट समटाइम्स सच बंद्स आर स्पॉन्सर्ड इवन बाय रेस्पॉन्सिबल पीपल। रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार। तो आप अगर इस सच को जानेंगे कि ये जो धरना प्रदर्शन होते हैं, ये जो बंद का आह्वान होता है, ये जो आंदोलन इस तरह के होते हैं, इनमें कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जो अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार व्यक्ति है, उनका इसमें क्या रहता है, हाथ रहता है, या वो उनके द्वारा, स्पॉन्सर्ड का मतलब प्रायोजित किया जाना, उनके द्वारा ही वो करवाए जाते हैं। जब आप इस बात को समझेंगे, जानेंगे, तो आपको बड़ा अचंभा होगा। ओकेजनली दीज डेमोन्स्ट्रेशंस बिकम वायलेंट कॉजिंग फर्दर लॉस टू द नेशनल प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। कई बार तो ऐसी स्थिति आती है कि दीज डेमोन्स्ट्रेशंस, ये जो आंदोलन हैं, ये जो प्रदर्शन हैं, बिकम वायलेंट, बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं, और इससे क्या होता है, नेशनल प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ दोनों को ही, मानवीय जीवन और सरकारी संपत्ति दोनों को ही बहुत भारी नुकसान पहुंचता है। तो इस तरह से ये आंदोलन जो है किसी का भला नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, नुकसान ही पहुंचाते हैं।
अब लेखक इन सब कमियों को बताने के बाद लेखक क्या कर रहा है कि अपनी तरफ से एक सुझाव दे रहा है, अपनी तरफ से कुछ ऐसी बातें रख रहा है जो कि हम काम में लेकर, जिनका हम उपयोग करके और जिनको अपने जीवन में अपना कर देश के विकास में अपना अमूल्य सहयोग या बहुत ही ज़्यादा सहयोग कर सकते हैं। Can't we think of a suitable device for expression or protest without causing inconvenience to others and loss to the nation? अब लेखक जो धरना प्रदर्शन की बात कर रहा है उसी के बाद में आगे एक प्रश्न उठा रहा है, क्या हम जो है किसी एक उचित यंत्र या तरीके को नहीं सोच सकते फॉर एक्सप्रेसिंग और प्रोटेस्ट, हमारे जो विरोध है उसको प्रकट करने के लिए, विदाउट कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू अदर्स, जिस ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए हमें जिससे कि दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, दूसरे को कोई परेशानी नहीं हो और न ही लॉस टू द नेशन, किसी भी राष्ट्र को हानि हो। अब एक उदाहरण बता रहे वो जापान का, कि जापान में एक घटना बताते हैं किस तरह से लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं और वो किस तरह से जो है उस देश के विकास में सहायता करता है, न कि उसके नुकसान करता है। इन जापान द वर्कर्स ऑफ ए शू फैक्ट्री, एक उदाहरण बता रहे हैं कि जापान में एक बार क्या हुआ, एक जो जूते बनाने वाली कंपनी है, शू फैक्ट्री का मतलब जूते बनाने वाली कंपनी, उसके जो वर्कर्स हैं, उसके जो मजदूर हैं, उनको शायद कोई समस्या रही होगी, किसी प्रकार की उनकी पीड़ा रही होगी, कोई समस्या को जो है वो अपने उसको अवगत कराना चाहते थे बड़े लोगों को। तो अपनी समस्या से वो अपने फैक्ट्री मालिकों को जो है अवगत कराना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट, वो अपने विरोध को प्रकट करना चाहते थे। तो उन्होंने तरीका क्या निकाला, दे मेड शू ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ राइट फुट ओनली। उन्होंने क्या किया, विभिन्न जो आकार के जूते होते हैं उनके केवल राइट फुट यानी कि दाएं पैर के जूते ही बनाए। आपको पता है ना, जूतों का जोड़ा होता है, एक दाएं पैर में आता है, एक बाएं पैर में। अब उन लोगों को अपनी कोई बात मनवानी थी, अपनी कोई समस्या जो है अपने फैक्ट्री मालिक तक पहुंचानी थी, तो अब उसके लिए उन्हें आंदोलन करना था। लेकिन उनके आंदोलन का तरीका देखिए कैसा था। उन्होंने क्या किया कि जो जूते बनाने वाली कंपनी थी उसके अलग अलग साइज़ के जो जूते थे उनके केवल दाएं पैर के जूते ही उन्होंने बनाए। व्हेन द डिस्प्यूट वॉज सेटल्ड, लेकिन जब ये विवाद, डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है विवाद, सेटल्ड यानी इसका समाधान हो गया, इसका समझौता हो गया, दे मेड शू ऑफ लेफ्ट फुट दस कंप्लीटिंग पेयर्स। तो उन्होंने क्या किया, जितने साइज़ के जो राइट फुट बनाए थे उन्होंने उसी साइज़ के जो लेफ्ट फुट सारे के सारे बना दिए और इस तरह से क्या हो गया, जोड़ा कंप्लीट हो गया। अब देखो इसे कहते हैं बुद्धिमानी भरा आंदोलन। उन्होंने पहले लेफ्ट शू के बनाए सारे राइट फुट के शू बनाए, पैर बनाया और अपना विरोध प्रदर्शन भी किया। और आपको पता है कि कभी भी जूता बेचना होता तो केवल एक पाँव का जूता नहीं बेच सकते। तो कंपनी उन जूतों को जो वो फैक्ट्री वाले बना रहे थे, मजदूर बना रहे थे, उन जूतों को बेच नहीं पा रही थी क्योंकि वो प्रोडक्शन सारा एक ही पैर का चल रहा था। तब कंपनी को लगा कि नहीं, मजदूरों की बात माननी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, उनका समाधान करना चाहिए। तो मजदूरों में और मिल मालिकों में बातचीत हुई, समाधान हुआ और सारा मामला शांत हो गया। तब मजदूरों ने क्या किया कि जो जिन जिन साइज़ के उन्होंने राइट फुट बनाए उसी साइज़ के उन्होंने क्या बना दिए, लेफ्ट फुट भी बना दिए। इस तरह से क्या हुआ, उनका जो जोड़ा है वो पूरा हो गया और किसी प्रकार के प्रोडक्शन का भी नुकसान नहीं हुआ, कंपनी का भी नुकसान नहीं हुआ, उनकी बातें भी मांग ली गई। इट कॉस्ट इनकन्वीनियंस टू नन, इससे किसी को भी असुविधा नहीं हुई। तो ये जो विरोध हुआ था इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। एंड द इनिशियल लॉस टू द ओनर्स वॉज मेड गुड ए लिटिल लेटर। जो शुरुआत में जो उसको मिल के मालिक को लग रहा था कि उनको कोई नुकसान हो रहा है, वो बाद में सही भी हो गया। अल्टरनेटिवली द प्रोटेस्टर्स में फॉलो द पाथ ऑफ सत्याग्रह। अब यहाँ देखो आंदोलन के विकल्प बता रहा है लेखक। क्या विकल्पात्मक रूप से क्या कर सकते हैं, जो सत्याग्रह का तरीका है वो काम में ले सकते हैं, हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल काम में ले सकते हैं, सोन बाई महात्मा गांधी, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा बताए गए रास्ते हैं। एज दे वुड देन पुट ओनली themselves टू इनकन्वीनियंस फॉर दियर कॉज। इससे क्या होगा कि अगर वो किसी को हानि भी पहुंचाएंगे, किसी को असुविधा भी करेंगे, तो वो केवल स्वयं होंगे और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। ऑल दीज माइनर इश्यूज आर ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस। अब लेखक बता रहे हैं
कि ये सारे छोटे छोटे जो मामले हैं वो बहुत बड़े महत्व के हैं। मेजर सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? महत्व। बहुत बड़े काम के हैं, बहुत बड़े महत्व के हैं। इफ थिंग्स लाइक दीज आर सेट राइट, तो ये जो सारी बातें लेखक ने बताई थी, अगर उनको सही कर दिया जाए, उन गलतियों का सुधार कर दिया जाए। उसने कहा ना हम ये गलतियां करते हैं, सेट राइट का मतलब उसमें सुधार करना, उस भूल को जो है सुधार कर देना। अगर ऐसा हो जाए, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर विल नॉक आवर डोर्स। तो लेखक क्या कहता है? उन्नति, समृद्धि और आनंद विल नॉक एट आवर डोर्स, हमारे दरवाजे पर खटखटाएंगे आकर, कि भाई हमारे देश में विकास होगा, हमारे देश में उन्नति आएगी, हमारे देश के लोग खुश आनंद पूर्वक रहेंगे। तो इस तरह से लेखक जो है इस पाठ के माध्यम से कुछ छोटे छोटे इश्यूज, माइनर इश्यूज बताता है जो बहुत बड़े महत्व के होते हैं। और लेखक कहता है यदि उन बातों पर ध्यान दिया जाए, उन पर गौर किया जाए, तो निश्चित रूप से जो है आपका देश समृद्ध होगा और विकास को प्राप्त होगा और साथ में सभी लोग आनंदपूर्वक रहेंगे। तो विद्यार्थियों, आपके कोर्स में ये जो पाठ रखा गया है, इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम जो है दैनिक जीवन में, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में किस किस प्रकार की कमियां, किस किस प्रकार की गलतियां करते हैं और उन गलतियों को से देश को कितना भुगतना पड़ता है, उसके बारे में चर्चा करना और साथ ही अंदर ये मैसेज देना कि आप इन गलतियों को न करें, जिससे कि आपका देश समृद्ध हो सके, आपका देश जो है विकास को प्राप्त हो सके और आपके देश के सभी लोग जो है आनंदपूर्वक रह सके। ये इसी के साथ, आज की वीडियो के साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। विद्यार्थियों, हर बार की तरह अब भी मैं कहता हूँ कि इस वीडियो को देखने से पूर्व आप जो पुराने दोनों वीडियो हैं उनको भी देखें और फिर इस वीडियो को देखें, जिससे कि आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ सकें और उसके बाद में ही जो आप दिए हुए प्रश्न, आपको जो असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनको आपको हल करना है। थैंक्स एंड जय गुरुदेव।